सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। हम कर रहे हैं आजकल क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पोजीशन वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर के बारे में बताया था। अब हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको जल्दी से क्विक समरी करा दूं। मैंने आपको क्या बताया था कि कार्टेशियन एक्सिस में अगर हमारे पास 3D में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स P हैं, किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं, तो ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो वेक्टर OP हमने देखा था बेटा जी, ये होता है xi प्लस yj प्लस zk, और इसे हमने वेक्टर R नाम दिया था। और वेक्टर R का मॉडुलस हमने देखा था, मैग्नीट्यूड हमने देखा था कि क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट। तो हमने ये भी देखा था कि अगर इन जनरल कोई पॉइंट A है, कोई वेक्टर A है, तो उसके पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह से a1i प्लस a2j प्लस a3k लेकर चलते हैं। क्लियर। और मैंने आपको इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंपोनेंट फॉर्म में बताया था, जहां a1, a2 और a3 इस वेक्टर A के कंपोनेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पहले, फिर और कुछ अदर डिटेल होंगी तो मैं आपको बीच में बताऊंगी। ठीक है भाई। तो ये है भाई एग्जांपल नंबर 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। भाई आपको x, y, z की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन क्या दे रखी है, दैट वेक्टर्स, तो मैं डायरेक्ट यहां लिख रही हूं वेक्टर A क्या है आपका xi प्लस 2j प्लस zk प्लस है भाई ये। क्लियर। एंड वेक्टर B आपका है बेटा जी 2i प्लस yj प्लस kr इक्वल। स्टेटमेंट को समझें कि हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर कोई दो वेक्टर्स A एंड B हमें इक्वल दे रखे हैं, और ये दोनों ही वेक्टर हमें कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं। यानी वेक्टर A उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, 2, z है, और पॉइंट B, वेक्टर B उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2y और 1 है। ठीक है। तो यहां से हमने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट किया, वेक्टर A लिखा, वेक्टर B लिखा। तो हम जानते हैं कि इफ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B, तो क्या बताया था भाई मैंने आपको, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। क्लियर। I वाला कंपोनेंट I वाले के, Y वाला J वाला J के और K वाला K के। तो I का कंपोनेंट क्या है, तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और 2 इज इक्वल टू Y, यानी Y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, एंड Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमें एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो हमें क्वेश्चन करना तो भाई बहुत ही आसान हो जाता है। कंपोनेंट फॉर्म में तो और भी आसान हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा हमारा एग्जाम्पल था। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। कंडीशन ये है कि आपने स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है, जल्दी नहीं करनी है। इफ वेक्टर A, ध्यान देंगे ये है i प्लस 2j, 2D में है ये, मैंने 2D में बताया था आपको, और वेक्टर B है वही 2i प्लस j। ये दो वेक्टर दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है, इज, पहला क्वेश्चन है आपका, इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, यानी क्या A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड सेम है। इसको फर्स्ट पार्ट कर लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और सेकंड पार्ट कहता है कि आर वेक्टर्स A एंड B इक्वल। ठीक है। क्या वेक्टर A और B इक्वल हैं, दो बातें हमने करनी है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, A का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हमने क्या देखा था, I के कंपोनेंट, x वाले कंपोनेंट यानी 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 स्क्वायर का अंडर रूट, भाई 1 प्लस 4 का अंडर रूट, और A का मॉडुलस क्या आ गया, √5 आ गया बेटा जी।
ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड आ गया √5 एंड कम टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो वो क्या बन रहा है भाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर से वही 4 + 1 यानी √5। तो यस फर्स्ट पार्ट यस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो हमारा पहला पार्ट ट्रू हो गया। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि क्या वेक्टर ए और बी इक्वल हैं। अब ए वेक्टर किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 को, बी वेक्टर किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 1 को। क्या 1 और 2 इक्वल हैं? 2 और 1 और 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो डिफरेंट है, तो ये वेक्टर सेम कैसे हो सकते हैं। और अभी हमने एग्जांपल किया भी है कि दो वेक्टर सेम कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। तो सेकंड पार्ट आप यहां करिए कि नो वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है ना भाई, जब तक हमें कंपोनेंट वर्ड ही नहीं पता होगा तो हम इसमें उस वर्ड को यूज कैसे करेंगे एग्जाम्पल में, तो ये बात हमें बतानी। कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, आई वाला आई के इक्वल नहीं है और जे वाला जे के इक्वल नहीं है, तो वेक्टर इक्वल नहीं है, वेक्टर्स इक्वल नहीं है, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो अभी आपकी एक्सरसाइज में कैसा क्वेश्चन पूछ भी रखा है कि मैग्नीट्यूड सेम हो वेक्टर सेम ना हो तो एग्जाम्पल दे। चलिए कम टू द एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ध्यान देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, समझे मेरी बात को, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या है 2i + 3j + k। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वहां भी किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मांगेंगे। आपने ये देखो मिक्स नहीं करना है, सारी चीज़ों को बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखना है। पहली एक्सरसाइज में हमने केवल वेक्टर का बेसिक समझा था, वेक्टर होता क्या है। अब आगे हम जितने भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं उनमें सब में हम वेक्टर को 95% से ऊपर, मैं कहूँगी क्या 99% हम कंपोनेंट फॉर्म में ही करेंगे। तो आप कंपोनेंट फॉर्म में ही समझने की कोशिश करें। ये अब पॉइंट कौन सा है 2 3 1 है। अगर मैं यहाँ y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस बनाती हूँ तो ये पॉइंट है भाई, आप ये लगा लीजिए 2 3 1, भाई x 2 है, y 3 है और z 1 है। क्लियर, 2 3 1 पॉइंट है। अब यहाँ जो वेक्टर बन रहा है बेटा जी वो ये बन रहा है, ठीक है ना। मैं मान लो इस पॉइंट को P नाम दे लूँ तो ये वेक्टर OP बन रहा है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 4 + 9 + 1 यानी √13, और 13 का अंडर तो भाई 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 पॉइंट कुछ है। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट का मतलब जिसका मॉडुलस 1 हो। तो हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखी थी कि अगर किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो यूनिट वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में। क्लियर, तो यही बस छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा लिखने का तरीका भी ध्यान रखना है। गिवन वेक्टर इज वेक्टर ए 2i + 3j + k, और अब आप निकाल दीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वो क्या बनेगा भाई 2² + 3² + 1² का अंडर यानी 13। 4 नहीं 13 नहीं आएगा भाई, ये वहां भी मैं गलत कर गई, 14 आएगा। तो ये आ गया √14, √14 आ गया। ए आ गया, ए का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हम ए को ए के मैग्नीट्यूड से, देखो ना मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट बताई थी, किसी भी वेक्टर ए को हम किसी भी स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो हम 1/, लैम्डा नॉन जीरो है तो हम 1/λ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही मैंने आपको बताया है, ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म में भी बताया था मैंने कि कैसे करते हैं। अगर ये a1i a2j a3k है तो वो बन जाता है λ a1i λ a2j और बेटा जी λ a3k।
के। क्लियर? तो यानी ये तो स्केलर हो गया, ये तो एक संख्या हो गई, एक नंबर हो गया, तो हम वेक्टर ए को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे? नाउ ए यूनिट वेक्टर इन द उसी लैंग्वेज को उठा दो ना, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है भाई, इस लैंग्वेज को यूं का यूं उठा दो, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वो क्या बनेगा? ए कैप, और वो कैसे निकलेगा? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये कुछ नहीं करना आपने, ये सब एक्स्ट्रा। तो यूनिट वेक्टर ए कैप क्या हो गया? ध्यान देंगे, वेक्टर क्या है भाई? 2i + 3j + k और डिवाइडेड बाय √14। स्केलर है, सेपरेट कर दीजिए, तो यूनिट वेक्टर ए क्या बनेगा? 2/√14i + 3/√14j + 1/√14k। ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और जो वेक्टर हमारे इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में है। आप इसको एक बार चेक भी कीजिए। चलिए अब हम इसका मैग्नीट्यूड अलग से चेक करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड x² यानी भाई 2/√14 का स्क्वायर प्लस y² यानी 3/√14 का स्क्वायर प्लस z² यानी 1/√14 के स्क्वायर का अंडर रूट। 4/14 अंडर रूट खत्म हो गया, 9/14 1/14 का अंडर रूट, नीचे सब में 14 है, डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई 14/14 यानी 1 का अंडर रूट, और 1 आ गया ना, ए का मैग्नीट्यूड 1। ये चेक नहीं करना है आपने, एग्जाम में चेक नहीं करना, ये मैंने सिर्फ आपको चेक करके बताया है। तो अब ये एक ट्रिक है जो आपने याद रखनी है कि जब भी यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन आ जाए कि फला वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, पहले तो ये समझना है कि किसकी डायरेक्शन में निकालना है। जिसकी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, पहले उस वेक्टर को पकड़ लो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, और वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो जो नया वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज एंड ऑलवेज 1 आएगा। वेक्टर लिया, मैग्नीट्यूड निकाला, और यूनिट वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। ये तीनों नोटेशन आपने ध्यान रखनी है। ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का, और ये उसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्लियर? अब इसी तरह के आपके 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपको और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 बेटा जी, एग्जाम्पल नंबर 7 आई विल राइट। चलिए पढ़ते हैं। फाइंड ए वेक्टर, ध्यान देंगे, फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर निकालो। ठीक है भाई, अब वेक्टर में क्या चाहिए? 2 चीजें, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो इन द डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन? एक वेक्टर दे रखा है हमें, कौन सा वेक्टर? वेक्टर a = i - 2j। इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है, तो डायरेक्शन तो सेम हो गई, मैग्नीट्यूड तो नहीं पता, देखते हैं क्या है भाई। दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स, यानी उस नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 होना चाहिए। इससे पिछला एग्जाम्पल याद करें आप, अभी रीच किया एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड ए वेक्टर, लेकिन वो कैसा था? यूनिट वेक्टर था। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। अब हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है। 1 से 7 पे हम तुरंत पहुंच जाएंगे, तो हम हमेशा पहले यूनिट वेक्टर ही निकालेंगे। भाई समझ रहे हो मेरी बात को? ये वेक्टर है, ठीक है भाई। एक डायग्राम से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। 1 और -2, x1 और भाई y-2, ये है 1 और -2। क्लियर? और ये है बेटा जी आपका वेक्टर OP। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप चेक करो तो कितना बनेगा? 1 + 4 का अंडर रूट, यानी इसका मैग्नीट्यूड बन रहा है √5। क्लियर?
आपने इसी डायरेक्शन में ऐसे ही एक वेक्टर फाइंड आउट करना है कंपोनेंट फॉर्म में, डायरेक्शन यही हो लेकिन मैग्नीट्यूड 7 हो, यानी कि इस लाइन पे कौन सा पॉइंट है जो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करे जिसका मैग्नीट्यूड 7 आ जाए, तो 7 वाला निकालना तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसी लाइन में हम पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, 1/√5 और -2/√5। तो यहां कोई पॉइंट मिलेगा 1/√5 और -2/√5, तो यहां जो हमारा वेक्टर आएगा वो 1 मैग्नीट्यूड का आएगा। और इस 1 मैग्नीट्यूड को समझ रहे हैं आप मेरी बात को, भाई यहां से यहां तक, तो ये था हमारा ओरिजिनल वेक्टर 1, -2 वाला, जिसका मैग्नीट्यूड था भाई √5, ठीक है, √5 है। अब यहां तक कोई हमारा वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड है 1। अब इस 1 को अगर मैं 7 गुणा कर दूं, अगर मैं इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 10 हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दूं 20 हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन करना है। तो वही बिल्कुल उसी तरीके से आप लिखेंगे कि हमें गिवन वेक्टर ए है भाई i-2j, वेक्टर ए का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड मैं बोल दूं तो ये बन रहा है बेटा जी 1 + 4 यानी √5। अब वही लाइन पहले आप लिखेंगे, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये बन गया ए कैप, ये बनेगा वेक्टर ए बाय इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो यूनिट वेक्टर ए हमारा क्या बना भाई, ये हो गया बेटा जी i-2j बाय √5, सेपरेट कर लीजिए 1/√5 i-2/√5j। ये वो वेक्टर आया है जिसकी डायरेक्शन ए की है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब हमें 7 मैग्नीट्यूड का एक नया वेक्टर निकालना है। तो अब हम क्या लिखें कि वेक्टर, उस लैंग्वेज को वेक्टर इन डायरेक्शन, ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है 7, हैविंग मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, आर नाम दे दो, पी नाम दे दो, मान लो आर नाम दे दिया तो वो क्या बनेगा, इस यूनिट वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई करके 7 टाइम्स यूनिट वेक्टर ए, यानी 7 टाइम्स ऑफ 1/√5 i-2/√5j, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7/√5 i-14/√5j। ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। आ रहा है आपको कुछ समझ में, सिर पे से तो नहीं जा रहा, ध्यान दें। हमें क्या करना था, हमें एक वेक्टर दे रखा था और उसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर लेना था। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, आपको ध्यान हो तो मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि भैया ये अगर वेक्टर ए है तो इसी डायरेक्शन में मैं एक और वेक्टर ले सकती हूँ जो कि 2a होगा, जिसका मैग्नीट्यूड इससे दुगना होगा। एक और वेक्टर ले सकती हूँ जो इससे तिगुना होगा, एक और वेक्टर ले सकती हूँ जो इससे आधा होगा, और डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दूँ और डबल कर दूँ तो इससे दुगना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन तो हमने देखनी नहीं, हम तो इनके बारे में बात करते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसका मैग्नीट्यूड प्रीवियस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का उतने ही गुना हो जाता है। 2 से किया 2 गुना, और आधे से किया तो आधा गुना, 3 से किया तो 3 टाइम्स एंड सो ऑन। डायरेक्शन सेम रहती है। अब हमारे पास क्या है कि ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7। अब आप इसको 7 से गुणा कर दोगे, अगर आप इसको 7 से गुणा कर दोगे तो नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड का 7 गुना आ जाएगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगी।
हमने क्या करना है कि उस वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड 7 आना चाहिए। मैंने यहाँ क्या भाषा बोली है उस पर ध्यान दें कि 2a का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड से दुगना होगा। 2a का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड से दुगना होगा। अगर आप इसी वेक्टर को 7 से गुणा कर दो, 7a कर दो भाई, तुम कर दो, ठीक है, तो ये क्या बन गया 7i माइनस 14j। कर दो, करने में क्या जा रहा है, 7i माइनस 14j, ठीक है। भाई कई बच्चों के दिमाग में आएगा जी इसी को ना 7 से गुणा कर दो, कर देते हैं, हमें क्या जा रहा है हमारा, देखो जरा ध्यान से अब आगे। भाई कर दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड देखना क्या आ रहा है, 7 का स्क्वायर जमा 14 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 14 का हो गया 196, 9 और 6 15, 9 और 4 13, 245। भाई ये तो 15 पॉइंट से भी ऊपर चला जाएगा, जबकि हमें कितना चाहिए था, 7 चाहिए था। तो दिए गए वेक्टर को 7 से गुणा नहीं करना, पहले दिए गए वेक्टर से यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर माने जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो भाई ये दिया गया वेक्टर था, इससे हमने ये यूनिट वेक्टर बनाया। ये यूनिट बनने का क्या फायदा हो गया कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, और इसको 7 गुणा करोगे इसको, तो जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 7 होगा, ओनली 7, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि जो गिवन वेक्टर है वो लिया, मॉडुलस निकाला, डिवाइड किया, यूनिट वेक्टर बना, और जो यूनिट वेक्टर आया उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो जो नया वेक्टर आया है उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में 7 यूनिट्स हमारा बन रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझे बिना ये बातें क्लियर नहीं होंगी। चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। ज्यादातर आपको यूनिट वेक्टर के ही एग्जाम्पल्स अभी यहाँ मिलेंगे। लेट अस हैव अ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 फिर से वही आ रहा है लेकिन विद ए डिफरेंस, एक थोड़े से फर्क के साथ आ रहा है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ध्यान देंगे, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन, यही समझना है, सम ऑफ वेक्टर्स, सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। ए और बी मैं नीचे लिखूंगी अभी, ठीक है। आप पहले स्टेटमेंट को समझें कि क्या लिखा गया है। फाइंड करें, क्या फाइंड करें, ए यूनिट वेक्टर, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, कोई वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, सम ऑफ ए एंड बी। तीनों बातों को हाईलाइट कर लो, ए एंड बी, ए कोई वेक्टर है और बी कोई, पहले मैं ए और बी ही लिख देती हूं आपके लिए क्योंकि मैं सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर रही हूं। वेक्टर ए आपका है बेटा जी 2i प्लस 2j माइनस 5k, और वेक्टर बी आपका है 2i प्लस j प्लस 3k, ठीक है। अब हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, दो, किसकी डायरेक्शन में निकालें यूनिट वेक्टर, ए की या बी की, किसी की भी नहीं। हमें कहा गया है सम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी को जोड़कर जो तीसरा वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। समझ आ रही है बात, मैं समझ आ रही है। तो हम एक नया वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर सी, भाई ए आ गया, बी आ गया, तीसरा सी नाम ले लो। वेक्टर सी क्या है, वेक्टर ए जमा वेक्टर बी। अब आपको यहाँ जमा भी आ जाएगी, वेक्टर की एडिशन आ जाएगी। तो 2i प्लस 2j माइनस 5k, ये वेक्टर ए हो गया, प्लस 2i प्लस j प्लस 3k। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स को ऐड कर दीजिए, 2i प्लस 2i कितना हो गया भाई 4i, 2j प्लस j कितना हो गया 3j और माइनस 2k। ये है वेक्टर ए और बी का सम, जो कि एक नया वेक्टर बन गया। उस नए वेक्टर को हमने नाम दे दिया वेक्टर सी। क्या नाम दे दिया हमने, वेक्टर सी, हमने नाम दे दिया वेक्टर सी। अब क्वेश्चन क्या रह गया, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। ए और बी के सम को मैंने क्या नाम दिया, सी,
और सी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सी आपके पास आ गया। अब आप वेक्टर सी का मॉडुलस निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, 16 प्लस 9 प्लस 4, 16 और 4 20 और 9 रूट 29। वेक्टर सी आ गया अंडर रूट 29 मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 29। ये सी आ गया, ये सी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप लिख दीजिए ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। क्या बन जाएगा? सी कैप, और वो बन जाएगा वेक्टर सी बाय वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। भाई वेक्टर सी कितना है? ये है हमारा 4i प्लस 3j माइनस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29, और इस अंडर रूट 29 को सेपरेट कर दीजिए। वेक्टर सी क्या बन जाएगा? 4 बाय रूट 29i प्लस 3 बाय रूट 29j और माइनस 2 बाय रूट 29k। ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। क्लियर? तो इन पर अभी आप काफ़ी सारे अपने क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के कर सकते हैं, तो आप उन्हें ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस को। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है बेटा, वो डायरेक्शन रेशो का आ रहा है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केवल कोसाइन और रेशो के बारे में मोटी मोटी जानकारी दी थी, और मैंने कहा था कि और कोई नई बात आएगी तो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैं जल्दी से आपको एक बार फटाफट रिवीजन करा देती हूँ। क्या बताया था भाई मैंने आपको? जेड, वाई और एक्स। ठीक है भाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये अपना कोई पी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हुआ वेक्टर ओपी है आर, जिसके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होंगे वो एक्स वाई जेड होंगे। तो हमने ये देखा था कि ये वेक्टर ओपी एक्स वाई और जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा। तो भाई अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, ये सारी बात हमने डिस्कस की थी। तो वेक्टर ओपी एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनाता है, उन एंगल की कोसाइन वैल्यू इस वेक्टर ओपी के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाती है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी क्या बताया था मैंने आपको? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जिसे हम एल एम एन भी कह देते थे। याद आ रहा है आपको? अब हम आगे चलते हैं। मैंने एक वर्ड और बताया था आपको, डायरेक्शन रेशो। ध्यान देंगे इसे। हाँ, इससे पहले एक बात और बताई थी मैंने आपको 2D में कि आर वेक्टर है तो इसका जो मॉडुलस है वो आर है। और हमने एक चीज देखी थी 2D में मैंने ये बताया था कि अगर ये पॉइंट है 2D में एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई है और ये वेक्टर आर है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एल, मान लो ये एंगल आपका अल्फा है, तो आपको क्या बताया था मैंने? एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा हमारा क्या होता है? एक्स बाय आर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये सब बातें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मैं केवल आपको रिमाइंड करा रही हूँ। तो एल मैंने बताया था एक्स बाय आर, तो एक्स मैंने बताया था एल आर। ठीक है, ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं मैंने आपको कोसाइन की फॉर्म में बताए थे। एक्स एल आर, एम एन आर, और गलत हो गया भाई वाई एम आर, और बेटा जी जेड एन आर। ये बात मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब एक बात और बताऊं, डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो मैंने क्या बताया था कि कोई 3 नंबर ए बी सी इस तरह से हो कि एल बाय ए, एम बाय बी और एन बाय सी का रेशो, अनुपात अगर सेम आता है तो ये नंबर्स ए बी सी इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशो कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं भाई? ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन है, और जो कोसाइन के साथ समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल हैं, उसके साथ उसी अनुपात में है, तो ये भी तो डायरेक्शन कोसाइन के अनुपात में हो गए, तो ये भी डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे। डायरेक्शन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन रेशो मैंने आपको बताए थे। ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। वहाँ एक बात मैंने आपको छोड़ दी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें कोई वेक्टर दे रखा है तो हम डायरेक्ट भी डायरेक्शन रेशो उसके विद इन ए मिनट निकाल सकते हैं।
कैसे? आप एक बार ये देखिए, आपको मैंने बताया x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर और भाई z इज इक्वल टू एन आर। ध्यान देंगे मेरी बात पे। तो मैं इसको r को यहाँ ले आऊं और x को इधर ले आऊं। ध्यान देना, r जब इधर न्यूमरेटर में है, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो 1 बाय आर इज इक्वल टू एल बाय एक्स। ध्यान देंगे मेरी बात पे, r को मैं लेफ्ट में लाई तो डिनोमिनेटर में आएगा और x राइट में जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 बाय आर इज इक्वल टू एल बाय एक्स। सेम यहाँ 1 बाय आर इज इक्वल टू एम बाय वाई। ध्यान देना मेरी बात पे। और भाई 1 बाय आर इज इक्वल टू एन बाय जेड। थोड़ा सा ध्यान दें, एल बाय एक्स इज इक्वल टू एम बाय वाई इज इक्वल टू एन बाय जेड। और तीनों ही किसके इक्वल आ रहे हैं? 1 बाय आर के। क्लियर? कोई गलती तो नहीं है? तो ये ध्यान से देखें कि क्या कर रही हूं मैं, L बाय ए, M बाय बी, N बाय सी, अगर तीनों बराबर हो तो ये नीचे वाले हमारे क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन रेशो। और अब ये L बाय एक्स, M बाय वाई, N बाय जेड भी तो तीनों इक्वल हैं, तो क्या ये हमारे डायरेक्शन रेशो नहीं है? हैं, ये भी हमारे डायरेक्शन रेशो हैं। इट मीन्स जो हमारे वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं या जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशो ही होते हैं असल में। तो एक्स वाई जेड आर द डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर ओपी। ठीक है भाई। इन शॉर्ट अगर हम 2D में कोई ले रहे हैं क्वेश्चन, तो मान लीजिए कि ये वेक्टर है आपका ओपी और ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, और ये हमारा 5 है। तो पहले तो हम इसके डायरेक्शन रेशियो एल जो है, अगर इनका मान लीजिए ये एंगल एल्फा है, अब एंगल देखना पड़ेगा ना, तो एल तो हमारा हो गया भाई 3/5, एल कॉस एल्फा हो गया 3/5 और एम कॉस बीटा हमारा हो गया 4/5। ठीक है भाई, ध्यान देना, एल हो गया 3/5, एम हो गया 4/5, एक्स आपका है 3 और वाई आपका है 4 है भाई। ठीक कर रही हूँ ना? देखें जरा ध्यान से, ये एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। एल मैंने क्या बताया था? कोस अल्फा। कोस अल्फा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण, तो 3/5। ठीक है, और ये एंगल हम बीटा लेते हैं और ये अपना अल्टरनेट एंगल थे, तो ये भी बीटा था, तो 4/5। ये सारा हम डिस्कस कर चुके थे। तो ये अब तुम L/x करके देखो तो क्या आएगा? 3/5 डिवाइडेड बाय 3, ये बन गया बेटा जी 1/5। अब M/y करके देखो, M/y किया तो 4/5 डिवाइडेड बाय 4, ये भी आ गया 1/5। L का x से और M का y से जो रेशो है वो सेम आ रहा है। इट मीन्स x और y डायरेक्शन रेशो ही हैं। ठीक, अब जिन बच्चों के सिर पे से चली गई है ये बात, उन्हें इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है तो जो उसके कोफिशिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसमें x, y, z की वैल्यू होती है, वही वैल्यू एक्चुअल में हमारे डायरेक्शन रेशो होते हैं। क्लियर? और डायरेक्शन रेशो से अगर हमें डायरेक्शन को साइन बनाना है तो हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। चलिए मैं भी आपको एक क्वेश्चन ही बताती हूँ पहले। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 अब हम लेंगे। राइट द डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर ए। ये है भाई वेक्टर ए, i + j - 2k। आपने इसके क्या लिखने हैं? डायरेक्शन रेशो लिखने हैं और आपने इसके डायरेक्शन कोसाइंस भी बनाने हैं। क्लियर? तो डायरेक्शन रेशो तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर ए क्या बन जाएंगे? 1, 1 और -2, यानी a 1 है, b भी 1 है और c क्या है? -2 है। क्लियर? ये डायरेक्शन रेशो आ गए। अब डायरेक्शन कोसाइन और निकालना है। आप एक बात ध्यान करें, मैंने आपको क्या बताया था? L/a इज इक्वल टू M/b इज इक्वल टू N/c, कोई कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है भाई।
और ABC आपको पता है और LMN हमें पता नहीं है। थोड़ा सा और ध्यान दें तो L आ गया A के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, M आ गया B के, N आ गया C के। और आपको एक बात मैंने बताई थी कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होता है 1। डायरेक्शन कोसाइंस का सम ऑलवेज, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होता है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, A स्क्वायर के स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तीनों में के स्क्वायर है, कॉमन ले लो, ये क्या बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें तो K की वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा 1 बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और स्क्वायर को हटा दोगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा। यानी ये रेशो किसके इक्वल होती है, ये होती है 1 बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के अंडर रूट के। ये मैं काफ़ी आगे ले जा रही हूँ, अब आपको ये आगे आएंगी चीज़ें, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन पूछा गया है तो बिना डिटेल के मजा भी नहीं आता है कि मैं आपको पर्टिकुलर मेथड ही बता दूँ। क्लियर भाई, ये बात यहाँ तक समझ आई। मैंने उसको K लिया, L A को उधर ले गए, L A के, M B के, N C के, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर आपका 1 होता है। तो उस रिजल्ट से हमारे पास K की वैल्यू आ गई, जिसे हमने यहाँ फिर से रिप्लेस कर दिया। अब ये चारों रेशो एक दूसरे के इक्वल हैं, ध्यान देंगे। और ये असल में है क्या, ये असल में है क्या भाई, आपका जो वेक्टर R था वो यही तो था, AI प्लस BJ प्लस CK। तो ये असल में वेक्टर R का मॉडुलस ही तो है। तो हमारा ये क्या बन गया, L बाय A इज इक्वल टू M बाय B इज इक्वल टू N बाय C इज इक्वल टू 1 बाय R। इसको जब इसके इक्वल करोगे तो L बाय A 1/R का मैग्नीट्यूड, यानी L क्या बन जाएगा, A को इसके मॉडुलस से डिवाइड करना। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि A को A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड कर दोगे तो आपका L आ जाएगा, यानी एक डायरेक्शन को साइन आ जाएगा। M B बाय मॉडुलस R और N C बाय मॉडुलस R। कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर हमें कोई वेक्टर दे रखा है तो उस वेक्टर के जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स तो हमारे डायरेक्शन रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन कंपोनेंट्स को अगर मैं वेक्टर A के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो जो आएंगे वो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे। क्लियर, एक बार पहले क्वेश्चन कराते हैं, शॉर्ट ट्रिक आपको समझ आ जाएगी। A का मैग्नीट्यूड ले लीजिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 4 4 और 1 5 और 1 6 रूट 6। ठीक है भाई, अब आप लिखिए लेट L M N R द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर A। तो L क्या होगा, ये यहाँ वेक्टर A है, ये A अलग है, तो ये बनेगा A बाय वेक्टर, ये वेक्टर A नहीं है, ये वाला A है, यानी 1 बाय रूट 6। M आपका होगा B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, यानी कि वो भी 1 है तो 1 बाय रूट 6, और N आपका होगा C बाय मॉडुलस ऑफ A, यानी -2 बाय रूट 6। तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे इस गिवन वेक्टर के। हाँ वैसे ना इसमें आपकी बुक में ना वेक्टर R लिया हुआ है, मैंने भी देखो यहाँ पे वेक्टर R ही लिया था। किस लिए लिया था, क्योंकि हम रेशो को ना ABC से लेते हैं, तो अगर हम इसी को R ले लें, अगर हम इसी को R ले लें तो और भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि फिर ये A हमें पजल नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो आप यहाँ R ही ले लीजिए, ठीक है भाई, तो और भी इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारा। R और बेटा जी ये भी R और ये भी R। चलिए अब मैं आपको पहले एक बार क्वेश्चन का तरीका बता देती हूँ। 2-3 तरह के क्वेश्चन मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है और उसकी डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करो, वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालो, और अगर उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको उसी डायरेक्शन में यू विल गेट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सेम वेक्टर। ठीक है, जो वेक्टर गिवन है उसी की डायरेक्शन में यू विल गेट ए यूनिट वेक्टर। गॉट इट। एक ये बताया था कि उसी डायरेक्शन में हो वेक्टर लेकिन मैग्नीट्यूड कुछ और हो, 1 ना हो,
तो भी आपने पहले यूनिट वेक्टर ही निकालना है, और नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, 8 है, 9 है, कुछ भी है, उसी से आपने यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। एक मैंने a प्लस बी का बताया था, वो भी सेम लाइन पे है। अब ये एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन का। मैं फिर कह रही हूँ डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन की ज़्यादा डिटेल 3D में आपको मिलेगी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। यहाँ पर आपकी मेन ये जो सारी बातें मैं यहाँ बता रही हूँ, ये 3D में आके फिर आएंगी आपकी। क्लियर? तो आपको परेशानी नहीं, तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको। अभी भी देख लिया, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनती है हमारी। तो अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है और आपने उसके डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, बस क्वेश्चन की टेक्निक समझनी है कि वेक्टर को नाम दे दिया और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो तो डायरेक्शन रेशो हैं, जिन्हें हम ABC लिखते हैं, हो गया। अगर डायरेक्शन कोसाइन भी पूछ रखा है तो इस वेक्टर का निकाल दो मैग्नीट्यूड, और हर रेशो को हर रेशो को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड, जैसे 1 को √6 से डिवाइड कर दिया, फिर 1 को √6 से कर दिया, C वाले को -2 को। तो ये जो तीनों आए हैं ये डायरेक्शन कोसाइन आए हैं इस वेक्टर के। आप चेक भी कर लेना इन तीनों के स्क्वायर का सम, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद चेक कर लीजिएगा कि L² + M² + N² आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आपके कुछ 9 एग्जाम्पल थे, और अभी मैं इस पर आपको एक बार बता दूं कि यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 को अगर हम छोड़ दें तो 6, 7 एंड सो ऑन, तो नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस यू कैन डू। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले एक और टॉपिक छोटा सा मैं और बताना चाहूँगी, उससे आपके 10 क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आपके हो जाएंगे एक्सरसाइज के। आप ट्राई कीजिएगा, अगली वीडियो में मैं आपको वो 10 क्वेश्चंस की हिंट्स जरूर दूंगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने कहा है कि मैं बताऊंगी, अगर हमें कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसा कि हमने अपने वेक्टर की स्टार्टिंग में समझा था कि एक पॉइंट A है और एक B है, तो A को B से मिला दिया तो वेक्टर AB बन गया, ठीक है। उसको हमने पोजीशन वेक्टर में नहीं पढ़ा था, अब पढ़ेंगे। तो AB की जगह पर हमने एक पॉइंट बेटा जी ले लिया P1 और एक पॉइंट हमने ले लिया P2, और P1 से P2 तक एक ये वेक्टर बन गया। क्लियर? और इस वेक्टर को हमने कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पोजीशन वेक्टर इस P1 P2 का फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं भाई, ये 2 पॉइंट ही तो हैं, तो पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ये मान लीजिए कि अगर हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं x एक्सिस, भाई y एक्सिस और z एक्सिस, तो P1 के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 z1, P2 के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2 z2। समझे मेरी बात को? तो हमें P1 का पोजीशन वेक्टर पता है, OP1, ध्यान देंगे मेरी बात पे भाई। पोजीशन हम कर क्या रहे हैं, उस टॉपिक को आप ध्यान देंगे, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। पहले मैं लिख दूं, आप कहेंगे मैडम ने स्टार्ट ही कर दिया। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वैसे तो वेक्टर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही तो हमने पढ़ा था शुरू में जब हमने वेक्टर पढ़ा था, लेकिन अब जो हम वेक्टर पढ़ रहे हैं वो पोजीशन वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, तो हमने मान लिया कि कोई 2 पॉइंट हैं, लेट P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 एंड P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2 आर 2 गिवन पॉइंट्स। और हमने क्या निकालना है, P1 P2 का क्या निकालना है भाई, पोजीशन वेक्टर। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? तो अब ध्यान दें, पहले P1 का पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 क्या था भाई, OP1। OP1 क्या बनेगा, x1 i y1 j z1 के कर रखा है, ये हमने अभी किया है थोड़ी देर पहले। और P2 का जो पोजीशन वेक्टर है OP2, ठीक है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 OP2, और वो क्या बनेगा, x2 i y2 j z2 के। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अगर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उनके साथ i j के अगर हम लगा देते हैं तो हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाता है। और कैसे आया ये डिटेल आप उन वीडियो लेक्चर में
देख सकते हैं। मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। अब जरा ध्यान दें, ये एक ट्रायंगल है OP1P2, ठीक है भाई। OP1P2 एक ट्रायंगल है और हमारा काम है इसका पोजीशन वेक्टर निकालना P1 P2 का, ठीक भाई, समझ रहे मेरी बात को। तो ट्रायंगल ला मैंने क्या पढ़ा था, अगर दो साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बाय ट्रायंगल ला, ये सब चीजें सिर्फ समझाई जा रही हैं आपको, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जाम में तो सिर्फ इनके रिजल्ट्स आएंगे। तो OP1, ठीक है, ध्यान देंगे, जमा P1 P2, OP1 जमा P1 P2 इज इक्वल टू OP2। क्लियर। अब OP1 हमें पता है, OP2 हमें पता है, तो भैया इस OP1 को पहले उधर ले जाओ, क्योंकि निकालना क्या है P1 P2। तो P1 P2 क्या बन जाएगा, OP2 माइनस OP1। OP2 क्या है, P2 का पोजीशन वेक्टर, और ये क्या है, P1 का पोजीशन वेक्टर। तो अगर P2 के पोजीशन वेक्टर में से P1 का पोजीशन वेक्टर घटा दें तो वेक्टर P1 P2 आ जाएगा। इसके क्या है कंपोनेंट्स, x2i, y2j, z2k माइनस, क्लियर। इसको अब हम रब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये है भाई अपना x माइनस ये x है भाई OP1, ध्यान दें, x1i, y1j, z1k। तो ये क्या बन गया, x2 माइनस x1i। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं करते थे, अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो उनके बीच के डिस्टेंस कैसे निकलती थी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट। 11th में भी पढ़ा है आपने 3D में। तो वही चीज़ अब यहाँ पर हो रही है, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ये है हमारा वेक्टर P1 P2 का पोजीशन वेक्टर। तो जो कंक्लूजन है, अब आपने बस केवल उस कंक्लूजन पे फोकस करना है। अगर आपको कोई दो पॉइंट P1 P2 दे रखे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स, तो उनको ज्वाइन करके जो नया वेक्टर बनता है उसको कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल भी अब हमारे पास, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 2 3 0 एंड Q -1 -2 -4 -1 -2 -4। ये पता होना चाहिए इनिशियल पॉइंट कौन सा, टर्मिनल पॉइंट कौन सा। P को Q से, क्योंकि Q को P से करोगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। P को Q से ज्वाइन करने वाला वेक्टर आपने निकालना है, तो आपने निकालना है वेक्टर P Q। तो Q का पोजीशन वेक्टर पहले आएगा और P का पोजीशन वेक्टर बाद में आएगा। ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। वो एग्जाम्पल है, दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 10 जो मैं यहाँ ब्लैक पेन से इधर करा रही हूँ। तो Q का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, -1 -2 एंड -4। यस, वी आर राइट, यस। तो ये बनेगा -i -2j -4k। ये तो हो गया Q का पोजीशन वेक्टर। और माइनस P का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, 2i + 3j + 0k। ना भी लिखो 0 तो चल जाएगा, सॉल्व करना है अब इसको। -i -2i कितना बन गया बेटा, ये बना वेक्टर P Q इज इक्वल टू -3i -2 -3 -5j -4k। ये है P Q का पोजीशन वेक्टर। अगर आप Q P करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, P पॉइंट पहले आ जाएगा, Q पॉइंट बाद में आ जाएगा। तो आज इतना ही बेटा। अभी आपका इसमें सेक्शन फॉर्मूला भी आएगा, बिल्कुल 3D की तरह 2D की तरह हमारा ये चल रहा है। तो अभी आपके बस केवल 1-2 एग्जाम्पल्स रह गए हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। और जितना मैंने अब आपको कराया है उसकी हेल्प से आप 10 और मोर देन 10 आई विल से क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। तो प्लीज़ ट्राई योर एक्सरसाइज, जिसका हिंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगी। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, share and subscribe
कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी कुछ इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस मिल सके। थैंक यू।